अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नहीं कर सकते तो जमात के ऊपर तनकीद, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जमात का काम ही उसकी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने बरसों से आपने देखा किस तरह से हैदराबाद में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मजलिस ने अपना परचम लहराया, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर तरफ जमात फैल रही है। यह आप लोगों की, आपकी मोहब्बत का नतीजा है। ये मेरे सदर, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत का नतीजा है कि आज अगर एक अल्फाज, एक लाइन अगर ट्वीट कर दे तो देश के पूरे एंकरों की हालत खराब हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाती है। ये ताकत है जमात की जो कुछ लोग देख नहीं सकते। अब आए हैं काफी लोग इतना इतराफ में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जो जमात ने काम किया है वो काम लोगों ने देखा है। हर दिन चाहे आधी रात को आप फोन कर लो किसी जमात के एमएलए को या किसी कॉरपोरेटर को, आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। दारुस्सलाम इस बात की गवाही है कि वहां पर हर तरह का, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सरदार भाई हो, मुसलमान, सबका काम वहां से होता है। हम पे फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वाले ये देखकर हैरान है कि जमात इस तरह किस तरह सबका काम कर रही है। लेकिन यकीन मानिए, गवाही देता है दारुस्सलाम जब तमाम एमएलए एमएलसी बैठकर वहां से काम करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब बैठ कर वहां पर लोगों के हर मसले मसाइल का हल करते हैं, तब इनको समझ में आता है, यकीन आता है वाकई में जमात जमात है। आपकी मोहब्बत जमात को यहाँ तक लाई है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में भी आप तमाम इसी तरह से इत्तेहाद पैदा करेंगे, मुत्तहिद होंगे और जमात का कांधा बकांधा आगे साथ में लेकर चलेंगे, अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, अपनी दुआओं से नवाजेंगे और जमात को सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, देश के हर कोने कोने के अंदर लहराएं। देश के हर कोने कोने में जमात के काम क्या जाएंगे, वहां का काम करना है, देश में जाना है सब तरफ। और जो मोहब्बत लोग दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है, इसका सबूत है कि हमारे कायद, आज भी आपने देखा किस तरह से मोहब्बतों से लोगों ने नवाजा। रैलियां तो आपने हजारों देख ली, मैं इतनी सारी रैलियां इतने सालों से देख रहा हूं, लेकिन आज जो रैली में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी मोहब्बत का नतीजा है, ये असद साहब की मेहनत का नतीजा है जो इतनी तादाद में लोग हैं। मैं फिर से अपनी जानिब से बहुत बहुत आप तमाम को इंटीग्रेशन की मुबारकबादी पेश करता हूँ, रैली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीन है हम सब जिसको सुनने बैठे हैं, मैं भी सुनने के लिए उनको बेताब हूँ, उनका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जय। हमारी जनाब मंसूर खान साहब मुखातिब फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा नखीब मिल्लत, रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, मजलिस के अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, अरकान बल्दिया और मजलिसी रुफ़क़ा और शहर हैदराबाद के कोने कोने से आए बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज एक शेर के जरिए करना चाहूंगा कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर होता, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर होता, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाती। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने हिस्से की जो शमा जलाई है, उससे न सिर्फ आपकी हमारी रियासत बल्कि हिंदुस्तान का कोना कोना रोशन हो रहा है। बेशक इस वक्त हल्की सी रोशनी है, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा कि सारा हिंदुस्तान इस बात को महसूस करेगा कि जब तक मुसलमान अपनी सियासी ताकत नहीं बनाते, उनके मसाइल हल होने वाले नहीं है। मेरे भाई, आज 17 सितंबर है,
ऐसा भी था कि हालात सख्त तरीन हालात थे। मुश्किल हालात में मौत का सामना करना आसान होता है, मौत आसान लगने लगती है, लेकिन मुश्किल हालात में जीने का, इज्जत के साथ जीने का हौसला देने वाला हकीकी कायद, हकीकी सालार, हकीकी फख्र मिल्लत कहलाता है। मेरे भाई, सख्त तरीन हालात पुलिस एक्शन के बाद जब मुसलमान को मौत आसान लग रही थी, उस वक्त फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम दिया कि मत डरो, मत घबराओ, मुसलमानों कलमे के तले मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद के जरिए सियासी ताकत पैदा करो और सियासी ताकत के जरिए अपने मसाइल को हल करो। मेरे भाई, इन्हीं निशानात पर चलते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी रियासत को न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि ये पैगाम लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज बने हुए हैं। क्या बात है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोले अवैसी, बाबरी से लेकर दादरी तक लड़े अवैसी, अखदाक से लेकर तबरेज अंसारी और अब राजस्थान के नासिर और जुनैद के लिए लड़े अवैसी। और जब अवैसी को ताकत देने की बात आती है तो लोग इल्जामात लगाते हैं। अरे मेरे भाई, अवैसी साहब के पैगाम को समझो। जो बूढ़े दरख्त के साए में ठहरने वाला तुमको सहारा नहीं दे सकता, तुमको सहारा अपना खुद का दरख्त दे सकता है, जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में आपके दरमियान मौजूद है। बैरिस्टर साहब के पैगाम का असर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत का असर है। मेरे भाई, मजलिस सियासी जमात है और सियासी जमात अपने अवाम के मसाइल के हल के लिए काम करती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल के हल के साथ इज्जत व वक़ार की बहाली के लिए काम करती है। मजलिस पर आपके भरोसे का आलम यह है, 10 मिनट के लिए लाइट बंद होती है, लाइट के दफ्तर को बाद में मजलिसी जिम्मेदार को पहले फोन करते ना भाई। नल थोड़ा पहले आ गया, जल्दी बंद हो गया, मैला पानी आ गया, किसको फोन करते? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार को फोन करते। पुलिस के 2 राउंड ज्यादा हो गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फोन करते हैं। ये आपका भरोसा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर और इस भरोसे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम कर रही है। दूसरी बात, नुमाइंदगी की। मेरे भाई, बैरिस्टर साहब की नुमाइंदगी इस वक्त मुल्क के जो हालात है, मुसलमानों को कमजोर करने की, बेबस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब 2019 की पार्लियामेंट तश्कील पाई गई, उस पार्लियामेंट में बड़े बेबाकी के साथ तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए बैरिस्टर अवैसी साहब ने यह पैगाम दिया है कि मुसलमानों, हालात से डरो नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत मत हारो, अपनी सियासी ताकत पैदा करो और अपने मसाइल हल करो। वक्त की कमी है। मैं अपनी जगह वापस लेने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जनाब अहमद पाशा कादरी साहब मोहतमद उमूमी कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली याकुतपुरा आपसे मुखातिब फरमाएंगे।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत आज़ाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट, मौजूद अरकान असेंबली, अरकान मुक़न्नना, हाज़रीन जलसा, सदर मोहतरम को सुनने के लिए हर कोई बेताब, सबसे ज़्यादा तो मैं भी बेताब हूँ, लेकिन हुक्म हुआ है 2 मिनट आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँ। मौजूदा हालात में हर जमात ये कोशिश कर रही है कि हम बरतरी हासिल करें और दूसरी जमात को नीचा पर दिखाएं या उनकी नाकामी का ऐलान करें। यकीन जानिए आज इस सरजमीन पर अल्लाह के खौफ के साथ बंदों की खिदमत करने वाली अगर कोई जमात है वो सिर्फ कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और यही वजह है कि परवरदिगार 60 साल से मुसलसिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से सरफराज फरमा रहा है। इसमें खूबी यह है कि बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, सरकार का सदका, अहले बैत का सदका है कि मजलिस को कोई हिला नहीं सकता, ना नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से आए नुकसान पहुंचाने वाले आज गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई पूछने वाला हमको नहीं है। ये अल्लाह की ताकत है जमात के ऊपर। मैं आपसे यही कहूँगा, हमेशा जमात के साथ रहिए, जमात बाकी रहने वाली है। हमारे जैसे 56 आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जमात अपनी जगह रहने वाली है, उसको आप आबाद रखिए। अब मौजूदा दौर में लोग दावे कर रहे हैं हमारी जमात जीतेगी, हमारी जमात जीतेगी। नक़ीब मिल्लत के इरशादात के बाद इलेक्शन के जलसों में हम बताएंगे कौन सी जमात जीतेगी, क्योंकि सदर मोहतरम के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते। लबकुशाई होगी। बड़े बड़े इक़्तिदार में 60 साल हिंदुस्तान पे हुक्मरान जमात आज मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आज तड़प रहे इक़्तिदार को हासिल करने के लिए। बाबरी मस्जिद की शहादत को मुसलमान अभी भूले नहीं है। सोनिया गांधी ने सालार मिल्लत के सामने मुसलमानों से माफ़ी चाही। 10 साल तक हिंदुस्तान के अवाम बिला लिहाज मजहब मिल्लत इक़्तिदार से कांग्रेस को महफूज कर दिया था, आने नहीं दिया। सोनिया गांधी की माफ़ी के बाद 2004 से इनको इक़्तिदार मिला। वही रविश पुरानी मुसलमान की दुश्मनी और मुसलमानों को नीचा करने का मंसूबा। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फसादात कराने वाली अगर कोई जमात है वो कांग्रेस पार्टी। बीजेपी हमारे सामने का बच्चा है, 1978 में पैदा हुआ। इनसे हमको खौफ नहीं है, हमको उनसे खौफ है जो हमारे साथ दावे और मोहब्बत का दावा करके हमारी पीठ पे खंजर मारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें इंशाल्लाह इंतखाबी जलसों में आपके सामने रखी जाएंगी और यकीनन मुसलमान हक परस्तों का साथ देने वाला है, हक की बुनियाद पर मजलिस को वोट देने वाले हैं। बिला लिहाज तफरीक फिरका व मजहब मुसलमान आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। इंशाअल्लाह आइंदा नताइज भी बताएंगे, बड़े बड़े तकारीर होंगे। नक़ीब मिल्लत की शोला बयानी, हबीब मिल्लत की बेबाकी, हबीब मिल्लत की बेबाकी का जब आगाज हो तो लोगों का क्या आलम होगा अंदाजा कीजिए। दिल वालों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, 100 नारों में एक नारा नारे हैदर काफी है। झूठ सुना के कब तक नफरत बेचोगे, जालिम तेरी नींद उड़ाने मेरा अकबर काफी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। और आपके सामने भाई जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब MLA हल्के आज़ा मुखातिब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा निगरान जलसा
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद। शह नशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याकुतपुरा, जनाब मौज़म खान साहब MLA बहादुरपुरा, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA कारवान, जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC, जनाब जुल्फ़िकार साहब और जनाब वारिस पठान साहब साबिक़ा MLA बाइकल्ला बम्बई, और मेरे छोटे भाई मोहम्मद माजिद हुसैन साहब और दिगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो डाइस पे तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और पसत पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माब और बनो। आज का ये जो कौमी एक जहती रैली जो निकली गई है, उसके लिए मैं सबसे पहले नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस रैली को होस्ट करने का मौका नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है। मैं तमाम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर, सदर, मुतमदीन, एक्टिव वर्कर, इन सबके जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहता हूँ, आज जब दरगाह यूसुफैन पे हाजिरी डालकर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये रैली निकली थी कौमी एकजहती की, तो आपने देखा क्या देखा? सरों का समंदर दिख रहा था। जिधर देखो तिरंगा और मजलिस का झंडा लहरा था और दुश्मनों ने ये सोच लिया अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये शेर जब पंजा रखा, नामपल्ली की सरजमीन हिल गई और सबके साथ कहने लगे जो आना है आ जाओ बाबू, ये हल्के नामपल्ली है, आने का रास्ता तो सबको मालूम है, जाने का रास्ता हम बताते हैं किस तरीके से जाते हैं। क्योंकि आज लोग समझ रहे हैं कि ये कौमी एकजहती की जो रैली निकाली गई है, बेशक हम हिंदुस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि हम इंडियन भारतीय है, हमारा मकसद यही है। हिंदुस्तान में जिस वक्त में आज़ादी के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दोबारा आया हुआ, फ़ख्र मिल्लत ने यह सोचा क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर हमारी भी एक सियासी जमात होना चाहिए जो मुसलमान, दलित, अपनाई वतन भाइयों को साथ लेके चलना चाहिए। उसी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के दस्तूर में, हिंदुस्तान के आईन के अंदर हमने हमारी सियासी जमात जो कायम की, उस जमात का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो हर जमात का एक झंडा होता है। हमने ये सोचा, फ़ख्र मिल्लत ने सोचा क्यों नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा हरा रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हरे झंडा हिंदुस्तान के कोने कोनों में लहरा रहा है। लोग पूछने लगे कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो पार्टी का नाम रखे, क्या वो शहर हैदराबाद की पार्टी है? मगर फ़ख्र मिल्लत, सालर मिल्लत की दूर अंदेशी थी। उन्होंने सोचा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्ल ये बता देगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराएगा। आज की तारीख में जैसे ही हम जाना शुरू करें, सारे के सारे परेशान हो गए और यही सोचने लगे आखिर ये कौन सी सियासी जमात है जो नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, दो कायदीन होते हुए पूरे हिंदुस्तान को ये बता रहे हैं कि हमारा जो मकसद है मजलूमों की मदद करना, हमारा जो मकसद है वो बेपाके जो भी हमारे लोग होते हैं परेशान, उनकी मदद करने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। चूंकि ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं मैं, नकीब मिल्लत को सुनना है। आज की तारीख में आपने देखा तेलंगाना के अंदर बेशक हमने हुकूमतों को यही कहा है कि जब कभी भी मुसलमान दलित का मसला आता है तो बेशक हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत ने हुकूमतों को नुमाइंदगी कर कर ये बताते हैं कि हमारे लिए भी वो तमाम सहूलतें होना चाहिए, हमारा बच्चा भी पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारा बच्चा पढ़ता है उसी तरह आज अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उसकी तरफ से तेलंगाना
माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो कायम हुए हैं 205, वो मजलिस की नुमाइंदगी थी। आज की तारीख में हमारे बच्चों को IAS की ट्रेनिंग दी जा रही है। खास तौर से हबीब मिल्लत ने IAS की ट्रेनिंग का जो किया है और उसके साथ साथ हुकूमत भी देती है। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, जमात से जुड़ के रहिए। जमात ये वाहिद जमात है। बेशक आज हमारे बच्चियों की जो शादी हो रही है, शादी मुबारक स्कीम दिलाने वाली कोई और जमात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तेलंगाना के अंदर पूरे हिंदुस्तान में उर्दू कहीं दूसरी सरकारी जबान नहीं है, सिवाय तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह दिलाने वाली कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये बेबाक दावे करने वाले ऐ कांग्रेसियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम हमको इतने साल से हुकूमत किए, क्या किए? आज हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, हमारे बच्चे नौकरियों को तड़प रहे हैं। वो कोई और जमात नहीं है, वो कांग्रेस जमात है जो हमारे बच्चों को परेशान कर चुकी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है। ये बीजेपी जो है, ये खास तौर से बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, RSS, ये सब यही चाहते हैं किस तरीके से मजलिस को शिकस्त दे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आने वाला इलेक्शन जो है, वो इलेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है, ऐसे लल्लू पंजू से नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं, हमको मालूम है, ऐसे तो बच्चे मम्मी डैडी के कई आते, हम इनको पैम्पर पिना के भिजा देना जानते हैं। हमको मालूम है आज वो दिन आ गया है। इंशाअल्लाह ताला ये शेर हॉकी ग्राउंड से जब गरजेगा, हिंदुस्तान पूरा गवाही देगा कि ये कौमी एकजहती रैली जो निकली है, उसके जलसे से नकीब मिल्लत खिताब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आनी जनाब जाफर हुसैन वेरा साहब, सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गोलपोशी करेंगे। गोलपोशी के बाद आखिर में नकीब मिल्लत आली जनाब हाथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खिताब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद व रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, साबिक़ा रुकन असम्बली बाइकुल्ला मुंबई जनाब वारिस पठान साहब, शह नशीन व तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़ज़ क़ाइदीन, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने इस सिलसिलाती धूप में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कौमी यकजहती के नाम पर तिरंगा रैली में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तारीख़ को हम कभी नहीं भूल सकते, ना कभी भुलाना चाहिए। तारीख़ से ही हमको ये मालूम होता है कि माजी में क्या हुआ था, और मुस्तक़बिल में हमको ये देखना है कि हम माजी की गलतियों को मुस्तक़बिल में आने वाले वक्त में ना दोहराएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब पिछले साल इस बात का ऐलान किया कि हम 17 सितंबर के दिन इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाएंगे, जिसको उर्दू में कौमी यकजहती का नाम दिया जाता है, कौमी यकजहती कहा जाता है, तो उसके बाद बहुत से लोग जो परसेंटेज वाइज बहुत कम है, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर सवालात उठाए। बाज़ ने तनक़ीद भी की और हस्ब आदत हस्ब रिवायत भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हीं की ज़बान में बातचीत की और कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस बुनियाद पर 17 सितंबर के दिन नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी यकजहती का दिन कैसे मना सकती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हैदराबाद एक आज़ाद रियासत थी, आप जानते हैं, और आज़ाद रियासत के हुक्मरान सल्तनत आसिफिया के निज़ाम हुआ करते थे। मुल्क को आज़ादी मिली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। और अगर आप तारीख़ का मुताला करेंगे, तारीख़ को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नज़र नहीं आता। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, ये मौजूदा तेलंगाना के साथ साथ औरंगाबाद तक निज़ाम की हुकूमत थी। उस वक्त की ये रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी, बिदर उसमें शामिल था, मगर आरएसएस कहीं पर नज़र नहीं आती आपको। बीजेपी तो खैर अब बात की पैदाइश है, ना आरएसएस का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आरएसएस को कोई हक हासिल नहीं है, ना मौजूदा बीजेपी को हक हासिल है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस फैसले पर कुछ बोल सके। अब रहा सवाल उन लोगों का जो मजलिस के फैसले के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं निज़ाम के वक्त पैदा होता तो मैं घुटन की ज़िंदगी महसूस करता, इसलिए कि फ्यूडल सिस्टम था, एक बादशाह था, और बादशाह के सामने आप खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते थे। आईन नहीं था, संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मुल्क आजाद हुआ, आईन बना, और फिर उस आईन ने हमको इस बात का हक दिया कि हम अपने पसंद की बात कर सकें।
अब ये बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी को ले जाकर मिलाते हैं निजाम से और रजाकार से। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 57 की जंग आजादी से पहले मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया, जुमे की नमाज पढ़ाई और अंग्रेज और निजाम की हुकूमत के खिलाफ मौजूदा मक्का मस्जिद से मौजूदा सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, मौलवी अलाउद्दीन ने तमाम मुसल्लियों को लेकर और मुसलमानों से कहा कि अंग्रेज और निजाम के खिलाफ मैं ऐलान जिहाद और बगावत का ऐलान करता हूं। मकसद क्या था मौलवी अलाउद्दीन का कि इस मुल्क को आजाद किया जाए निजाम की हुकूमत से और अंग्रेजों से। तो उस वक्त भी भारत का, हिंदुस्तान का तस्वुर मौलवी अलाउद्दीन के दिलो दिमाग में था, हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में था। वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे और नतीजा क्या निकला कि मौलवी अलाउद्दीन को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तुर्रेबाज खान बचकर निकल गए। तो मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके काला पानी में सबसे पहले, अगर पूरे उस वक्त के भारत में अगर किसी को काला पानी में सबसे पहला कोई अगर गिरफ्तार करके किसी को लेकर गए तो उसका नाम मौलवी अलाउद्दीन था। और मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हैदराबाद से था, मक्का मस्जिद के इमाम थे। क्या उस वक्त बीजेपी थी? क्या उस वक्त आरएसएस थी? क्या उस वक्त ये संघ परिवार के लोग थे? नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ और फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। तुर्रेबाज खान को बाद में सालार जंग पुलिस के साथ तूपरान के पास गिरफ्तार करते हैं और तुर्रेबाज खान को गोली मारकर उसी जगह पर सुल्तान बाजार के चौरस्ते पर 8-10 दिन तुर्रेबाज खान की लाश को लटका कर रख दिया गया था। तुर्रेबाज खान ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? इसलिए दी कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखना चाहते थे। तो ये इनका जवाब। अब दूसरे लोग जो बार बार मजलिस पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको भारत का आईन पसंद है या तुमको फ्यूडल सिस्टम पसंद था? मुझे भारत का आईन पसंद है और रहेगा। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से सवालात उठाना और फिर यह बोलना निजाम, अरे भाई निजाम की हुकूमत में हिंदू भी मिनिस्टर थे, जमींदार थे, दुर्राज थे, कौन थे ये लोग फिर? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद का इंटीग्रेशन आसानी से और बगैर खूनरेजी से हो सकता था, मगर गलती किसकी थी? उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से रियासत हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ, मैं नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है। पंडित सुंदर लाल गांधीयन थे, काजी अब्दुल गफ्फार उस वक्त की जो भी मजलिस थी उस वक्त उसके कट्टर खिलाफ थे। यूनुस सलीम साहब थे। इन तीनों ने जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर खून की होली खेली गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को कहा, नेहरू ने पंडित काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल को हैदराबाद रियासत में रवाना किया और उस वक्त रियासत हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदर लाल ने मिलिट्री में था, ये पूरा इलाका मिलिट्री की हिरासत में था। रियासत हैदराबाद के कोने कोने का उन्होंने दौरा किया और पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो आज भी दुनिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो दस्तयाब है। पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा
कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल हुआ था। कि मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदर लाल ने लिखा कि हमने कई बौलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थीं और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब बौलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे, सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। ये रिपोर्ट कभी पढ़ने का मौका मिला नौजवानों तो पढ़ो, तारीख को पढ़ो नौजवानों, ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा फैसला कर सकें। पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट है और पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि हिंदू जुलाहों ने, हिंदू बुनकरों ने अपने मुस्लिम बुनकरों की जानें बचाई। पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि कई मुस्लिम खवातीन को, जिनको घरों में अगयार लेकर चले गए थे, तो हमारे हिंदू भाई जाकर उन मुस्लिम बहनों को, बीवियों को लेकर आकर उनके घरों को रवाना किए। तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। अब अगर कोई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं झूठ है, तो फिर क्या पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने आकर जवाब नहीं दिया था कि अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखूंगी तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पर आकर कहा था, और क्यों कहा था कि यूनुस साहब एक मैगजीन को, एक इंटरव्यू में उसका जिक्र किए थे पंडित सुंदरलाल का। हां, यह बात सच है कि सरदार पटेल ने सुंदरलाल की रिपोर्ट को नहीं माना और कहा कि आपने कैसा लिखा, ये सब बातें मैं इसको नहीं मानता हूं। मगर सुंदरलाल ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने अपनी फाइंडिंग्स में, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन निजाम के कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर फ्यूडल सिस्टम था, बादशाह था, जमहूरियत नहीं थी। मगर निजाम ने जो उस वक्त हैदराबाद के लिए काम किया, ये पुराना एयरपोर्ट, ये गंडी पेट, हिमायत सागर, मंदिरों को निजाम ने जागीरें दी थी। खम्मम की मशहूर मंदिर को निजाम ने इंतजाम किया था। ये बंद कर दिए झुंझुने को। आर्ट्स कॉलेज निजाम ने बनाया, निम्स हॉस्पिटल निजाम ने बनाया, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, पत्थरगट्टी। और निजाम में इतना दूरंदेशी भी थी कि उनको मालूम था कि इस वक्त हैदराबाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो निजाम ने फ्यूडल होते हुए भी जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के तरफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। निजाम ने, अभी हाईटेक सिटी की बात चंद्रबाबू नायडू करते हैं। अरे बाबू, वो निजाम की दूरंदेशी थी कि निजाम ने उन जमीनात को मेरी पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा।
अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते ये रजाकार है, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का चेपीदी बोलता है इन्हों निजाम है। अरे इन्हों हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की मंडी में पंचर पड़ चुका है, मंडी में पंचर हो गया, तो अब इन्हों परेशान नहीं हो। असदुद्दीन ओवैसी को बोलो, मजलिस को बोलो, मैं चैलेंज करके आज पूछ रहा हूं, मेरी जमात का नाम कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बताओ उस वक्त की जमात का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, बताओ, तुम बता सकते हो उस वक्त क्या नाम था? नहीं बताओगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने, नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, यह नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। जो वफादार थे ठहरे हुए हैं, तुम उनको मार कर समझता है कि वफादार डर कर वतन को छोड़ देंगे। अरे जब वफादार है तो वतन को छोड़ने वाले नहीं है। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो भर जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमजोरी के मजारे हम नहीं करेंगे। यही काम, यही सबक हमको हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने हमको सिखाया। आज मजलिस पर तनकीद करने वालों, कभी तुम ये भी तो सोचो कि उस पुराशुभ दौर में जब 20,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया, जब नौकरियों से निकाल दिया गया, जब सब चीज खत्म हो चुका था, उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया। उसके बाद मजलिस ने चिराग को जलाया और इस उम्मीद पर जलाया कि हम बातिलों के तूफानों में इस चिराग को जला के रहेंगे, अपने हक को लेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस को ताल्लुक से कहा कि हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त भी मजलिस को तकालीफ दी गई थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने की जेल की सजाएं काटना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर के बैंक के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तकालीफ का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तालीम को भी तर्क करना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी को उठाया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने रुफ़क़ाओं के साथ मजलिस के पैगाम को लेकर आगे बढ़ा। अरे जालिमों जो मजलिस पर तनकीद करते हैं, क्या तुम इस बात को भी नहीं मानते कि मजलिस ने लोगों के दरमियान में भारत के आईन के एतमाद को मजबूत किया? मजलिस ने अपनी सियासी सफर के जरिए कमजोरों, मजलूमों, दलितों, मुसलमानों को कहा कि आओ अपनी लीडरशिप बनाओ। क्या इससे देश मजबूत नहीं होगा? यह और बात है कि तुम दलित और मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते, मगर यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस पर तनकीदें बहुत की जाती हैं। ऑपरेशन पोलो मुश्किल था, तकलीफ दे था, और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा वो गलत था। और अमित शाह को तारीख नहीं मालूम। सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है।
ये सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था। ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। हैदराबाद के ताल्लुक से नेहरू ने कहा था कि इट इज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। ये नेहरू ने कहा था हैदराबाद के बारे में। अब अमित शाह आके क्या हमको हैदराबाद की तारीख बताएंगे? वो है सभी इन्हों भी झूठ बोलते, उन्हों भी झूठ बोलते। एक बोलता निजाम, एक बोलता रजाकार। तारीख नहीं मालूम, जवाब देना नहीं आता, तो इसलिए पुकार के कुछ तो भी बोल देना। अब कोई रोड पे दीवाना जा रहा, रे यहाँ देख, तो समझ नहीं तू झूठा बोलता। तो दीवाने क्या कर सकते आप? मेरे भाई, अब आप कोई बात बोले तो मेरे दिमाग को छेड़े आप। ये क्या है? ये क्या है? अब क्या है? नहीं है ना? तो इसमें 95% काम कौन करता? हाँ, ये करता, ये करता, ये करता ना। 95% काम कौन करता? ये करता ना, ये करता। राइट साइड ये करता ना, ये नहीं करता, नहीं करता ना इन्हें। ये काम आप कर रहे, पूरा 95% काम आप कर रहे। सुनो, 95% पूरा काम हम कर रहे। ये दुम छल्ले ऐसा आके हमारे हमारे हमारे। अरे इसके बगैर इसकी अहमियत नहीं है, याद रखो। ये लिखता, ये कागज काला होता, इससे कागज काला नहीं होता। तो आप 95% के लोगों का साथ देना, 5% का नहीं देना। समझ में आई बात? चाहे वो कांग्रेस हो या फिर ये बीजेपी हो, ये 95% है, ये 5% है। तो इन्हें क्या करते? ऐसा लगा लेके यहां। अच्छा, जब यहां लगाते तो इन्हें अंदर छुप जाता। दिखता क्या? ये नहीं दिखता। तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी आप बन जाओ। ये तो है, ये भी आप बनो। ये जब होगा ना मजलिस, आपकी आवाज और ताकत बन जाएंगी पूरी भारत में। तो पूरी तकलीफ हम उठाते, मेहनत हम करते। इनके परदादा से लेकर अब तक इनको ही साथ दिए। मुल्क आजाद होकर 75 साल से ज्यादा हो गया। बीजेपी की हुकूमत रही है तो कभी कांग्रेस की रही है, मगर बर्बाद कौन हो रहे हैं? तकलीफ 95% को, और इसमें दलित भी है, मुसलमान भी है, आदिवासी भी है। और हमारी बर्बादी पर इन्हों आके अपना ताज लगाते हैं और वोट हासिल करते हैं। ये बात आपको समझाना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमारे भाई ने मजमे में से कोई बात ऐसी कर दी। अच्छा, ये बीजेपी बोलती कि इन रजाकार। हम अमित शाह से पूछना चाह रहे, अमित शाह साहब, क्या आप आबिद हसन के नाम को जानते हैं? हम आरएसएस के ये संघियों से पूछना चाहते जो सुबह उठते कि 90 साल चड्डी पहने, आजकल जरा पैंट पहन रहे। बताओ, क्या तुम आबिद हसन को जानते हो? कौन थे आबिद हसन? आबिद हसन हैदराबाद के थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था। ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया। हैदराबाद के थे। क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला, भारत का मामला था। और आज आप हम पे उंगली उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर। नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम। अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना। गोडसे और सावरकर की अभी जानिशीन है, औलाद है, इनको हमको देखना है। और बिल्कुल अभी कब भगाएंगे?
अभी टाइम आ गया ना। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग निज़ाम की हुकूमत की यकीनन उनके अच्छे काम की हम तारीफ करते, मगर क्या निज़ाम की हुकूमत में लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, जस्टिस था, फ्रेटर्निटी था? नहीं था। चंद रईस लोगों के पास दौलत थी, चंद जागीरदारों के पास दौलत थी, जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे। मगर जितना गरीब हिंदू था उतना गरीब मुसलमान भी था, जो बीजेपी नहीं बताना चाहती। उस वक्त भी कई मुसलमान थे जो निजाम के खिलाफ थे, मगर बीजेपी और ये तमाम लोग ये बताना चाहते कि हर मुसलमान निजाम का चाहने वाला था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज निजाम बोलते, रजाकार बोलते, आप जो चाहे बोल लो मुझे, मगर क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या आप भारत के सिटीजन नहीं हैं? क्या आपके अब्बा भारत के सिटीजन नहीं थे? क्या आपके दादा नहीं थे? क्या आपके परदादा नहीं थे? क्या परदादा के परदादा नहीं थे? अरे बाबू, आदम अलैहिस्सलाम यहां पर आए तो हमारा हुआ। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पैर कदम डाले तो हिंद में डाले। अब इन्हों आके बोलते नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे बाबू, बात ऊपर तक चले गई बहुत। तुम्हारे कने रिकॉर्ड नहीं है, मेरे कने रिकॉर्ड है, हम कहां से आए? और फिर ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको इल्जाम लगाना, हम इन तमाम को एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा खुदा हमारा हुक्मरान है, हमारा अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह हमारा रूलर है, और हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। तुम्हारे ये दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से, ये जुल्म के डर से हम झुकने वाले नहीं हैं। जब पुलिस सेक्शन में 20,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जब बौलियों में माओ ने अपने कमसिन बच्चों को लेकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जानों को गंवा दिया, हम उनके वारिस हैं जिन्होंने खौफ को अपने करीब आने नहीं दिया। वो हमारी नजर में आज भी वो जिंदा हैं और कल भी रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख को आपको पढ़ना पड़ेगा। काश ये नौजवान अपना वक्त निकालकर थोड़ा सा किताब को खोलकर अगर ये पढ़ लेते तो उनको अंदाजा होता कि पुलिस सेक्शन क्या था, तारीख क्या थी, और मुस्तकबिल में हमको इस तमाम चीज़ों को देखकर अपने फैसले करना पड़ेगा। और हमारे पीछे हम देख रहे हैं हरियाणा नूह में 450 घर को, बिल्डिंगों को, मेडिकल शॉप को बीजेपी ने तोड़ दिया, बगैर नोटिस दिए, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। और देश के वजीर आजम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नूह में लोग हजारों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं आप। आज चिलचिलाती धूप में आप खड़े हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मगर अपने दिलों पर जोर डालकर सोचो कि अगर तुम्हारे सरों से तुम्हारा घर लूट लिया जाता, तुम्हारे सर से तुम्हारे घर का छत छीन लिया जाए, और तुम पिछले 2 महीने से इस आसमान के नीचे अपनी औलाद के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बेघर हो चुके हैं, तो क्या गुजरती आपके ऊपर? उस नूह के लोगों के बारे में सोचो जो हरियाणा में उनको बेघर कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए अपने कलेजों पर जोर डालो। जो ये कांग्रेस और बीजेपी मजलिस को रजाकार और निजाम कहती है, ट्रेन में जब उस वर्दीपोश दहशतगर्द आतंकवादी ने नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर गोलियां चला रहा था, मैं उस मंजर को देखा। बार बार देखता हूं तो यकीन नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूं।
जब वो नाम पूछकर गोली मार रहा था तो कोई एक मर्द का बच्चा नहीं उठा, 10-12 लोग उठकर उसको कुछ बोलते, उसके पास से हथियार छीन लेते। सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये फिरका परस्ती है, ये फिरका परस्ती है कि इनको मालूम कि ये दाढ़ी वाले को, टोपी पहनने वाले को मारेगा। अगर आज मुझे रजाकार और निजाम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मेरे सर पर टोपी है और मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूं। तो इसीलिए इल्जाम लगा दो या मौका मिला तो गोली मार दो इन लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने उस ट्रेन में जिस दहशतगर्द ने आतंकवाद के नंगे मुजाहरे किए, दहशतगर्दी की, वजीर आजम ने अपने मुंह से उसका कंडेमनेशन नहीं किया। और जब वही शख्स आपके कहां बाजार घाट के रहने वाला, ए बैटरी लाइन के रहने वाले थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के असेंबली में इसको मसले को उठाया। एक्स ग्रेशिया कितना 5 एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया दिलाया गया। मंजलिस ने अपनी तरफ से उनको एक्स ग्रेशिया दिया। उस बेवा को गवर्नमेंट ने नौकरी दी मंजलिस की नुमाइंदगी पर, और फिर मंजलिस की नुमाइंदगी पर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने 2 BHK का घर उनको दिलाया। आप हमको गाली देते हैं ना, राजस्थान में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। बिहार में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। वो मरने वाले बिहार के भी थे, राजस्थान में भी थे। नहीं, वहां कुछ नहीं करेंगे। मंजलिस क्या करे? रे मंजलिस ने किया ना प्यारे, तुम भी कर लेते कुछ बिहार में। तुम्हारे नीतीश को बोलते, तुम्हारे वो गहलोत को बोलते कि कुछ करो, नहीं करेंगे। और फिरका परस्त मैं हूं, निजाम मैं हूं, रजाकार मैं हूं। अरे मैं इनका मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर यकीनन तुम गोडसे और सावरकर के जानशीन हो। अगर तुम में गांधी से मोहब्बत होती, इक्वालिटी कैसे तुमको सम्मान होता है समझ होती, तो तुम ये काम नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम तो मुंह खोलते ही नहीं है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है? कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वहां पर गया नसीर के घर को, तो मुझे जानकर तकलीफ हुई कि मरने वाले के 5 बच्चे थे और मरने वाले के ऊपर उसके बड़ा भाई जो नींद पागल है, उसके 6 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया क्या दिया? 5 लाख। कन्हैया लाल का कत्ल, वो टेलर था कन्हैया लाल, उसको दहशतगर्दों ने उसको मार दिया। तो बीजेपी, वहां कांग्रेस की हुकूमत ने 50 लाख दिए कन्हैया लाल की फैमिली को। अच्छा किया। वही 50 लाख जुनैद नसीर को भी देते। आप नहीं कर सकते आप। मगर मैं निजाम हूं, मैं रजाकार हूं, क्योंकि सर पे टोपी है, नाम मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का कंट्रीब्यूशन रहा कि आज 200 से ज्यादा तेलंगाना में स्कूल हैं। टेमरिस के करीब 70-80 हजार के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हो रही हैं। नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चियां और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। चंद्रायन गुट्टा के टेमरिस के स्कूल में हमारा एक बच्चा, हिंदू भाई का बेटा, वो क्वालिफाई हुआ। मैंने उसको भी बुलाया और मुसलमानों को भी बुलाकर कहा कि लो मजलिस तुमको 1-1 लाख रुपए देती है, अपनी तालीम को जारी रखो। आप भी करना था ना। नहीं, मजलिस को गाली देंगे। बीजेपी भी मजलिस को गाली, कांग्रेस भी मजलिस को गाली।
इन दोनों के लिए मंजलिस तकलीफ का बाइस बनी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीनों से सींचा। इस राह में हमारे बुजुर्गों ने बड़े मसाइब और मुश्किलात को उठाया और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी हम मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे। मगर मजलिस पर तनकीद करना, मजलिस पर इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। अब्दुल वाहिद ओवैसी पर भी इल्जाम लगा था, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने लड़कर दारुस्सलाम का मुकदमा जीता। दारुस्सलाम आज आपका है, मेरा नहीं है। दारुस्सलाम सुबह क़यामत तक अवाम का रहेगा। सालारे मिल्लत ने अपनी सियासी हिकमत के जरिए, अपनी दूरअंदेशी के जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। ये आपका है, मेरा नहीं है। ये आपकी अमानत है, यह आपके इत्तेहाद की निशानी है, यह आपकी ताकत की निशानी है, यह आपकी बेबाकी की निशानी है, जिससे ये तमाम लोग नफरत करते हैं कि कौन है वो लोग जो इस तरह का काम करते आ रहे हैं और कौम को और गरीबों को, दलितों को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी है, इसीलिए मजलिस पर इल्जामात लगाते हैं। अब यकीनन इलेक्शन आ रहा है तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े इनके लीडर नेता आ रहे हैं, और जो कोई भी आ रहा है बोल रहा नहीं हम। जब मैं हैदराबाद से निकलकर अवाम की ताईद और अवाम की दुआ, हैदराबाद की अवाम की ताईद और दुआ लेकर हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती हासिल करके जब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, इन सब जगहों पर जा रहा, तुम मेरे घर में आके तुम दस्तक दोगे? आओ आओ भाई आओ। जब मैं इतनी दूर जाकर संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेता हूं तो आप भी आओ, कौन रोक रहा आपको? आइए, हम ठहरे हुए हैं यहां पर। किस किस को बुलाना चाह रहे, बुलाओ आप। मुझे बड़ी बेचैनी से मुकाबले का इंतजार है। जब हम दूर दूर मुकामात पर जाकर मुकाबला करते हैं, जब हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई तब भी हम पीछे नहीं हटे, तो तुम्हारे झूठे इल्जामात हमारे पैरों की धूल पे कुछ नहीं कर सकते। सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इलेक्शन का बुगल बज जाए। अब नहीं मालूम, मुख्तलिफ ख्यासारियां हैं कि प्राइम मिनिस्टर मिला के कराते या नहीं मिलके करते, नहीं मालूम। ये प्राइम मिनिस्टर मिलके कोई काम कर ही नहीं सकते, इन्हों अकेले ही रहते हो, मिलके नहीं होता, अकेले ही होता। अब कब होता नहीं मालूम, जब भी होता हम तैयार हैं। हम तैयार हैं क्योंकि मजलिस इलेक्शन की तैयारी नहीं करती, मजलिस इलेक्शन के नतीजे के बाद से अवाम की काम करती है, अवाम का काम करती है। दारुस्सलाम में हफ्ते में 6 दिन कोई भी दारुस्सलाम को आकर, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित हो, हमारी बहनें हो, कोई भी आकर हमसे काम लेता है। ये दूसरी पार्टीज को इलेक्शन मोमेंटम में आना पड़ता। हमारी गाड़ी इलेक्शन के बाद से हमेशा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में, टॉप गियर में चलती रही थी। मजलिस के एमएलए अवाम के दरमियान में रहते, मजलिस के एमएलए रात के अंधेरों में काम करते, दिन के उजालों में मजलिस के लोग भागते हुए नजर आते। मगर अब जब इलेक्शन आ गया है तो पूरे ये एक से एक प्यारे मैली आंखों को लेके मल के, अरे इलेक्शन आ गया, बाप निकलना है, जरा ला व्हाइट शर्ट तो ला, जरा व्हाइट शर्ट पहनेंगे, जरा व्हाइट शर्ट पहनेंगे, जरा निकलेंगे। यहाँ 4.5 साल से व्हाइट शर्ट में, येलो शर्ट में, रेड शर्ट में, लाल शर्ट में, हर रंग में हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, अवाम की खिदमत कर रहे हैं।
अब इनको इलेक्शन दिख रहा तो बोले लारे में तैयार होना है मेरे को। बाज लोगों को इलेक्शन आते ही उनको अपनी जिंदगी का एहसास होता है, मगर 4.5 साल वो गरीब की तकलीफ, गरीब की मजबूरी को नहीं देखते, वो गरीब के आंख से बहते आंसू को नहीं पहुंचते। ये फर्क है मजलिस में और इन मुफाद परस्तों में। ये फर्क है मजलिस में और ये मजलिस के दुश्मनों में। आज दारुस्सलाम पर कोई भी आकर, आपके फसलान सर से हमारी एक बहन आई थी, दारुस्सलाम को आकर पूरे एमएलएस बैठे हुए हैं, पूरे अराकीन बल्दिया बैठे हुए हैं, गुस्से के आलम में आकर मुझसे बहस करना शुरू कर दी, गुस्से के आलम में। और सब लोग देख रहे, अरे असदुद्दीन ओवैसी को दबा के बोल दे रही। मैं सबके चेहरे देख रहा था, मैं बोला कुछ मत बोलो, बोलने दो। हमारी बहन ने, उनकी जायज बात थी, उनकी बात में तकलीफ थी, दर्द था, नाइंसाफी उनसे हो रही थी। 3-4 मिनट बोलने के बाद मैंने कहा अभी और कुछ बोलना है आपको? तो बोले हाँ और बोलना है। मतलब बोलो। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि बहन अब और मैं बोलूं? तो बोले बोलो। बोला आप जो कुछ बोले बिल्कुल सही है, हम आपके लिए लड़ रहे और हम कोशिश कर रहे कि आपसे इंसाफ हो। मेरे भाई बताओ, भारत में कोई ऐसा सियासी दफ्तर होगा जहां पर अवाम आकर अपने नुमाइंदों के सामने बेबाक तरीके से उनके मुंह पर बोलते हैं कि ये नाइंसाफी को दूर करो? लोग, ये मजलिस का कारनामा है। ऐवान असेंबली की कार्रवाई उठाकर देख लो आप, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस के एमएलएस ने क्या कारनामा अंजाम दिया। लोग बोलते हैं कि जिंदों के लिए भी काम करना, मजलिस जो लोग इस दुनिया के छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी काम कर रही। आज मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 100 एकड़ जमीन हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर में 5 या 6 मुख्तलिफ मुकामात पर दी है। अब आपको मालूम, कब्रस्तान के लिए तमाशे होते हैं और जिसका कब्रस्तान उन्हें ऐसा समझता जैसा मेरे बाप दादा की दौलत है। नहीं, 10,000 रुपये दो खोदने के, खबर के 10,000 रुपये। अबे तू भी तो मरेगा, जब 10,000 तेरे कौन देंगा? ये मालूम मेरे को। मगर मजलिस ने हासिल किया, और मजलिस ने क्या किया? मजलिस ने कहा कि उसमें जो सुन्नी मुसलमान है उनका कब्रस्तान होगा, जो शिया अथना अशरी हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा, जो मेहदवी हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा, और जो हमारे बोरी मुसलमान हैं उनका अलग कब्रस्तान होगा। पूरा एक चार्ट बनाकर उनकी जमीन, उनके इंशाअल्लाह ताला इस महीने के खत्म होने से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी इन तमाम मुकामात पर हुकूमत के नुमाइंदों को ले जाकर उनके कब्रस्तान उनके हवाले करेंगे जमीन की। ये काम मजलिस कर रही है, मगर ये कांग्रेस और बीजेपी, इन्हों निजाम, इन्हों रजाकार। अरे ठहरो तो बोलना मुश्किल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत रखिए। बीजेपी की बंडी में पंक्चर जरूर हुआ है, मगर बीजेपी को हराना है और मजलिस को कामयाब करना है। मजलिस के खिलाफ कांग्रेस भी आएगी तो कांग्रेस को भी हराना और मजलिस को कामयाब करना है। अब लोग बोलेंगे इन्होंने 2 को बोल दिए, तीसरे को क्यों नहीं बोल रहे? तो तीसरे के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि नए मामू से नकटे मामू अच्छे हैं, और मामू जो है काम तो करे काम, और काम करने की वजह यह है कि हम भी है। काम करने की वजह क्या है? समझ गए ना? 95 पे आउट नहीं होना, 100 मार के जाना। तो 95 है बोल के उन्होंने पुराने मामू बोले नको, ये 95 को मुश्किल हो जाता, मगर
वो हमारे मामू जो है, चिचा जो है, अब हमारे लोग मीम्स बनाएंगे इसके बाद, ऐसा बोले ऐसा बोले। बनाओ, अच्छा दिखता मेरे को भी। तुम मेरी गाली दे के बनाओ, मगर मेरे को फ्री पब्लिसिटी मिलती ना प्यारे। मेरे को मालूम कि बगैर मेरे को गाली दिए तुम्हारा नाम नहीं होता, और हमारे खिलाफ डालना जरूरी है। अच्छा, फिर आजकल एक नाम निहाद जर्नलिस्ट हो गए। जर्नलिस्ट जो है ना, एक कैमरा लेके, क्या है भाई आप? मैं जर्नलिस्ट हूं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं एक आ गया हूं। अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने क्या करते, मजलिस को गाली देते, फिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। मजलिस को गाली देते, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। अरे प्यारे अहमक, मजलिस को गाली दिखाना, तारीफ क्यों दिखा रहा तू? तुम तारीफ इसलिए दिखा रहे कि तुम्हारा पेट नहीं पलता बगैर तारीफ दिखाए। ये पूरे के पूरे चंदाखोर हैं, जो चंदा लेकर धोखा देते हैं। और मैं इन चंदा लेने वालों से इतना कहूंगा कि लो, तुम्हारा पेट पल रहा है, पालो, मगर खबरदार, अगर तुम पुराने शहर की खवातीन को बदनाम करोगे, तुम अगर हमारी माँ और बहनों को बदनाम करोगे, तुम्हारे नाम निहाद सर्वों की बुनियाद पर, तो तुम्हारा सर्वे होगा इंशाअल्लाह। याद रखो। फिर मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना, मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना। अरे तुम अपना पेट पालने के लिए हमारी पुराने शहर की माँ और बहनों को बदनाम करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे मजलिस को बदनाम करो, लिखो मजलिस के खिलाफ, मगर खबरदार हमारे माँ और बहनों के घरों पर नहीं जाना, चाहे हमारी बहन हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो। तुम अपनी पेट को पालने के लिए हमारी खवातीन को बदनाम करते हो। अफसोसनाक बात, इतनी ज्यादा बेशर्मी हो गई इन लोगों को, ये इस हद तक पहुंच चुके। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चिचा की बात कर रहा था, तो बिजली बराबर आ रही, लाइट बराबर आ रही ना, पानी भी है ना, फसाद तो नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ। एक दीवाना कोशिश करा, दुबई को गया ना, दुबई को। दूसरी जगहों पर नहीं जाते दुबई को, हम ही भी जाते दुबई को। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर, जहां पर मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। और जहां अभी फैसला नहीं हुआ, यहां बैठने वाले एमएलएस को भी नहीं मालूम कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझे ना आप। अब इसके बाद जाहिर है सब परेशान होंगे, ये क्या बोल के जा रहे हैं लोग। मेरे को भी नहीं मालूम कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो अल्लाह फैसला करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करो कि अल्लाह मुझसे और मेरे साथ जो जमात के अरकान हैं, जिनसे मैं मशवरा करता हूं, अल्लाह हमको अच्छा फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सब हकदार हैं, मगर फैसला लेना है। और दूसरा फैसला ही नहीं हुआ कि मजलिस कहां से लड़ेगी। अभी सबको बेचैनी है, कहां से लड़ रहे, कहां से लड़ रहे, कहां से लड़ रहे। भाई साहब, जहां से लड़ेंगे लड़ेंगे, दिल खोल के लड़ेंगे, बेबाक होके लड़ेंगे, घर को जला के लड़ेंगे और कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीदवार। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतना ही गुजारिश थी आपसे कि आप मुत्तहिद रहिए, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारे हिंदू भाइयों का गणेश त्यौहार और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दिन में नहीं रहती तो बीजेपी क्या करती थी अब तक। ये अजीब बात है कि मोदी जी खामोश हैं। मोदी जी, हम आपसे अपील करते कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए ना, या फिर आप जनवरी फरवरी में करेंगे। कब करेंगे आप? आपकी नाकामी है ये आतंकवादी पाकिस्तान से आकर। बल्कि अभी एक मीडिया के दोस्त ने बताया कि हमारी फौज ने कहा कि पाकिस्तान की फौज इनको डायरेक्शन देती है।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भी एक नाकामी बीजेपी की है, मगर वजीर आजम एक नया बात अब करने वाले हैं, थोड़े दिनों में आप देखेंगे। मगर हमारा काम यह है कि हम अपने हौसलों को बुलंद रखें। रब्बीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस माह मुबारक में हुई थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सुन्नतों को ज़िंदा करें ताकि हमको ज़िंदगी मिल सके। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर ग़ुलाम हैं तो ग़ुलामी का तो मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की मोहब्बत करते हैं तो अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करना। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका मानते हैं तो अपनी माँ बाप की इज्जत करो। अपनी माँ के पास जाओ और याद रखो, मेरी इस बात को किसी आलिम दीन ने अच्छा कहा था कि अल्लाह ने कुरान में बाप की कसम खाई है और माँ की शान को बयान किया है। तो अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत करो, अपने ख़ानदान में मोहब्बत पैदा करो। अगर तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक हो तो ये माह मुबारक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अदा किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल आलमीन में 24 तारीख को जलसे रहमतुल आलमीन होगा। आपसे गुजारिश है कि उसमें शिरकत करें और दूसरे दिन नातिया मुशायरा। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph